आप सभी को नमस्ते। मैं राजेश रोशन आप सभी के ड्रीम आर के स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के एनटीपीसी के एग्जाम से पहले 2 से 3 सेट दूंगा। 2 सेट हमारा हो चुका है इस चैनल पर। अगर आप ये दोनों सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आज हमारा तीसरा सेट है। ये सेट हमारा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होने वाला है। आज का भी जो सेट है ये सेट आपका 2024 और 25 की रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन के द्वारा बनाया गया सेट है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, निपटाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। ये हमारा आज तीसरा सेट है, ठीक है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक भिन्न आर 18.75% के समतुल्य है तो व्यंजक 8 स्क्वायर बटे 9 2r का स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो r बराबर हमको बता रखा है, कितना है r बराबर है 18.75%। तो हम क्या करते हैं, इस 18.75% को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शन में जब लिखेंगे, आप लोग परसेंटेज में पढ़े होंगे, इसका मान 3/16 होता है। अगर आपको नहीं याद है तो याद होना चाहिए, तभी जल्दी सवाल को लगा पाइएगा। हमसे पूछा है ये, तो इसको डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर r का मान रख देंगे तो ये क्या हो गया, 8 का स्क्वायर मतलब 64 बटे क्या हो गया 9, फिर क्या है 2, r का मान कितना है 3/16 पर स्क्वायर है। तो ये 2 से ये कटेगा कितने बार में, 8 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 64 बटे 9 हो गया गुना। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64। तो 64 से 64 खत्म, 9 से 9 खत्म, कितना बचा 1 बचा। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। देखिए हमको समझाने में ये टाइम को समय लगा है, अगर आप खुद से कीजिएगा तो बहुत कम टाइम में कर पाइएगा, ठीक है। जहां तक अगर इसको आप तोड़ पाइएगा, जितना जल्दी आप इसको इस रूप में लिख पाइएगा उतने जल्दी सवाल को कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह सेट लगा रहे हैं। सेट की मर्यादा होती है, सेट की एक टाइम लिमिट होता है, उस लिमिट टाइम में हमको सवाल को करना होता है। इसलिए आप अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है कि एक वस्तु की कीमत x% की वृद्धि की गई है, बाद में नई कीमत में x% की कमी की गई। यदि न्यूनतम कीमत 1 रुपए थी तो वस्तु की मूल कीमत कितनी थी। यह भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए हम मान लेते हैं वस्तु की मूल कीमत कितना रहा होगा, p मान लेते हैं, कुछ रहा होगा p मान लेते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि x% का वृद्धि किया गया, तो x% वृद्धि का मतलब क्या हुआ 100 + x और बटे क्या 100। तो 100% का वृद्धि x% का वृद्धि हो गया। फिर बोला गया कि बाद में x% की कमी की गई, तो फिर इसमें x% का क्या कर दो, कमी कर दो। तो 100 - x और बटे कितना 100। इसके करने के बाद क्या हुआ 1 रुपए बन गया। यही बता रखा है कि न्यूनतम जो है, न्यूनतम कीमत 1 रुपए हो गई। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसका मूल कीमत क्या है, यानी कि p का मान निकाल लेंगे हम। तो निकाल लो। तो देखो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुना 100 करोगे तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 100 + x और फिर क्या है 100 - x। यही मूल कीमत हो गया और यही आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। देखो सवाल है क्या, सब सवाल सॉल्व करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल कर देंगे, क्या उस फॉर्म में आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो एक बार ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए कीजिए कि आखिर ऑप्शन में किस फॉर्म में आंसर है। एक बार ऑप्शन पर भी नजर रखना है और सॉल्व भी करना है, जिससे हम कम समय में क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 3 नंबर सवाल, देखो 3 नंबर सवाल है 49, 51, 54 और 37, 123 में 24 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। यही हमसे पूछा है, यानी रिमाइंडर क्या होगा। तो ऑप्शन है 6, 8, 4, 10। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
बस खत्म। अब आप बोलिएगा कैसे हम बता दिए कि ये होगा बिना सॉल्व किए। देखो हम ऐसे बता दिए कि जो भी संख्या, देखना हम समझाते हैं कि अच्छे से पहले आप लोगों को, ये 49 है और फिर क्या है 51 है, फिर कितना है 54 है, फिर कितना है 37 है और फिर 123 है। भागा कितने में दिया जा रहा है 24 से भाग दिया जा रहा है। तो जब 24 से भाग दिया जा रहा है तो ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 8 बार में जाएगा, ये 3 से कटेगा, ये 18 बार में जाएगा। तो जब जिस संख्या से भाग लगता है तो वो जो भी रिमाइंडर आता है उसमें वो संख्या गुना किया जाता है, और जब गुना किया जाएगा मतलब वो 3 का मल्टीपल होगा। जब 3 का मल्टीपल होगा यानी कि ऑप्शन में भी वो 3 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। तो बस 3 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए है, ना ही आपका डी है और ना ही सी है ना ही बी है। इस हिसाब से ऐसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर 6 का भी मल्टीपल लग रहा है। देखिए अगर 6 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा, ये 9 बार में। लेकिन हमको 3 ही दिखा था, ठीक है, 3 से भी हमारा काम हो गया। अब 6 किसे भी कर सकते हैं, 6 से काटे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा। 6 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, देखिए बस ऑप्शन ए है। आप ऐसे भी कर सकते, लेकिन हम जब सवाल को देखे थे तो बस हमें 3 ही दिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर एक्सप्लेन क्या कर दें, एक्सप्लेन क्या कर देते हैं, अच्छे से बता देते हैं। देखिए किससे काट दिए, 6 से काट दिए। अब इसको 4 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा बताओ, 12 चौके 48, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये 13 चौके 52, ये -1 बचेगा। 9 चौके 36, यहाँ +1 होगा, और यहाँ कितना होगा, ये +3 होगा। सब गुना कीजिए, 3 गुना 9 करेंगे क्या होगा 27 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4 होगा, और यहाँ क्या है माइनस, तो -27 होगा। ठीक है, भाग देंगे कितने बार में जाएगा, यहाँ पर भाग दे देते हैं आपका 7 से 8 से 28 हो जाएगा। 8 चौके 32 हो जाएगा, नहीं 7 से देते हैं तो 7 चौके 28 हो जाएगा। तो यहाँ -1 हो जाएगा, और पहले -27 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1/4 हो जाएगा। अब काटे किस संख्या से, काटे हैं आपका 6 से, तो ये 6 से गुना हो जाएगा। वो 6 से गुना होगा मतलब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 6 हो जाएगा। बताइए हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कीजिए आप लोग सवाल। एक रसायन विज्ञान प्रयोग के लिए बिना के पास फेरस सल्फेट के 25% विलयन वाली 60 ml मात्रा फेरस सल्फेट का 30% विलयन बनाने के लिए इसमें 60% विलयन की कितनी मिलीलीटर मात्रा मिलानी जानी चाहिए। यानी बनाना कितना है, बनाना है हमको 30%, ठीक है, और उसमें कितना ml मिला देना चाहिए कि वो बन जाए 30% ओवरऑल। देखो ये तो काफ़ी सिंपल सवाल है, एलिगेशन का सवाल है, एलिगेशन मेथड लगाकर बता देते हैं। 25% है और 60% है, हमको बनाना कितना है 30%, ठीक है। तो एलिगेशन लगा देते हैं, इसके बीच में 60 और 30 के बीच में अंतर कितना है 30 का, 25 और 30 के बीच का अंतर कितना है 5 का। रेशियो निकालो कि 5 से काटते हैं कि का क्या हो गया 6:1 हो गया, और इसके बराबर बता रखा है कितना 60 ml, ठीक है। ये कितना गुना हुआ, ये 10 गुना हुआ, ये कितना गुना हो जाएगा, ये भी 10 गुना हो जाएगा, कितना 10 ml। कितना मिलाना चाहिए 10 ml। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल कीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 86% और 85% की 2 क्रमांकित छूट देकर 287.7 में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं गई होती तो वह 37% का लाभ अर्जित करता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। समझ रहे हो, मतलब ये बोला जा रहा है कि कोई वस्तु का कुछ मूल्य होगा, यानी कुछ क्रय मूल्य होगा, उसको एज इट इज अगर बेच दिया जाता तो उसे 37% का लाभ हो जाता। लेकिन उसने उस तरह नहीं बेचा, उसने क्या किया, उस पर पहले 86% का छूट दिया यानी डिस्काउंट दिया, फिर 85% का डिस्काउंट दिया, और जब बेचा गया तो 287.7 रुपए हो गया। तो वही पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो चलो बता देते हैं क्रय मूल्य क्या था। तो मान लेते हैं सीपी कुछ रहा होगा। अब इसका अगर एज इट इज बेच दिया जाता तो उसे 137% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। मतलब 37%, तो 100 अपने आप में कोई वस्तु 100 होता है, उसमें 37% का लाभ यानी 137 हो गया बटे 100।
अब क्या बोला गया कि इसी वस्तु पर 86% का छूट मिला, तो लिया कितना इसका 14%, तो 14 बटे कितना हो गया 100। और फिर इस पर क्या बोला 85% का छूट मिला, मतलब 15% लिया पैसा। और जब बेचा गया तो कितने में बिका वस्तु 287.7 में बिका, रुपए में बिका। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। तो हम बता देते हैं। यहां तक अगर आप ये फॉर्मेट अगर तैयार कर लिए तो समझिए आपसे सवाल हो गया। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये दशमलव को हटाते हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, किससे काटते हैं, पहले 5 से काटते हैं, ये कितने बार में जाएगा ये 3 बार में, ये कितने बार में जाएगा ये 20 बार में। ठीक है, अभी 2 से काटते हैं, ये 7 बार में जाएगा, ये 50 बार में जाएगा। और ये 7 से काटते हैं, ये कितने बार में जाएगा 7 चौके 28 और 7 एका 7, 7 एका 7। और ये 10 से इसको काटते हैं कितने बार में जाएगा ये 2 बार में जाएगा। 3 से काटते हैं ये कितने बार में जाएगा 137 बार। और 137 ऊपर है और यहाँ भी ऊपर है, खत्म हो गया। तो बचा क्या, बचा आपका 100 गुना 100 मतलब कितना हुआ 10,000, यानी सीपी कितना रहा होगा 10,000, 10,000 रुपये रहा होगा सीपी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बताओ कोई समझने में कहीं कोई समस्या, समझ में आ रहा है ना। देखो बेसिक अगर जिसको क्लियर नहीं होगा बेसिक तो उसे समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, अगर जिसका बेसिक अच्छा होगा तो सारी बातें हम बता रहे हैं। देखो जितने टाइम हमें सवाल को करने और समझाने में लग रहा है उतना टाइम आप लोगों को एग्जाम में करने में नहीं लगेगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। ठीक है, देखते हैं लाइट आया है कि नहीं। चलिए लाइट आ गया है, पंखा चालू कर दिए। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंतः कोण कितना है 165 डिग्री है। तो देखो 180 में 165 डिग्री घटा देंगे तो वही कोण निकल जाएगा। देखो हम अच्छे से ही इसको समझा देते हैं क्या होता है। देखो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक मिनट रुको, चलो ठीक हो गया सर जी। अब बताओ कि हमें यहाँ बता क्या रखा है, बता रखा है इंटरनल। तो इंटरनल एंगल कितना है, तो इंटरनल एंगल है 165 डिग्री। तो यहाँ से हम एक्सटर्नल एंगल निकाल लेंगे। तो एक्सटर्नल एंगल कितना निकल जाएगा, तो 180 में 165 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आपका 15 डिग्री होगा। यानी एक्सटर्नल एंगल कितना निकल गया 15 डिग्री निकल गया। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या जो है निकालने के लिए, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 डिग्री में एक्सटर्नल एंगल से भाग दे दोगे तो निकल जाएगा भुजाओं की संख्या। तो 360 डिग्री है, एक्सटर्नल एंगल 15 डिग्री है, भाग दे दो। भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में गया, ये 4 बार में, यानी कितना भुजा होगा 24 होगा। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो गया 24 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो इसको हम समझाने में लगाया हमको टाइम। अगर हमको करना रहता, देखो हमको करने का मतलब ये हुआ कि आपको करना होता, ये हो गया। इसलिए हमको बोल रहे हैं कि हमको करना रहता तो हम डायरेक्ट हम यहाँ देखते कि एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, तो 180 होता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो 180 में 165 घटेगा तो मेरा कितना हो जाएगा 15 डिग्री। और हमको पता है कि 360 में एक्सटर्नल एंगल से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना 24। यानी कि बस इतने स्टेप में आप आंसर निकाल पाइएगा। बस इस समझाने के लिए हम इतने चीजें किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
7 नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल में बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी एपी का 23वां पद 24वां पद क्रमशः 42 और 312 है तो उसका 37वां पद ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा सवाल है। देखो क्या बोला गया है, 23वां पद। 23वां पद मतलब ए प्लस 22d बराबर कितना बता रखा है, 42 बता रखा है। और फिर क्या बता रखा है, फिर बता रखा है कि a प्लस 23d, क्योंकि 24वां पद फिर तो एक घटा कर लिखेंगे, कितना है 312। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं सब चीज सही है या नहीं। चलिए सारा चीज सही है। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 37वां पद क्या होगा। 37वां पद का मतलब a प्लस 36d, यही पूछा जा रहा है हमसे कि इसके बराबर क्या होगा। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, d निकाल लेते हैं इस दोनों समीकरण में। इस ऊपर वाले को ये नीचे वाले से घटा देते हैं, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो a खत्म हो जाएगा। 23d में 22d घटेगा तो कितना बचेगा, d बचेगा। और 312 में 42 घटेगा तो कितना बचेगा, 270 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको a प्लस 36d को हम इस रूप में लिखते हैं, a प्लस 22d प्लस क्या लिखते हैं 14d। ठीक है, अब देखो a प्लस 22d का मान हमें पता है कितना है, 42 है। यहाँ देखो 42 है तो हम 42 लिख दिए, और 14 गुना d का मान कितना है 270 है, निकाले हैं। एक काम करते हैं, यहाँ यूनिट डिजिट लगाकर हम कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सभी यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, इसका क्या होगा 2 होगा, यानी कि इसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 2 होगा। देखो अब किसका 2 है, ऑप्शन नंबर ए का है। बस यही सवाल का आंसर हो जाएगा, इसको गुना करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो गुना करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए 14 गुना 27 करेंगे तो 14 8 कितना हो गया, सॉरी 14 7 कितना हो गया 98। हाथ में कितना रहा 9 रहा, 14 ना 28 हुआ, 28 और 9 कितना हुआ 37 हुआ, और प्लस कितना है 42। अब इसको इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 3822 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। देखो यूनिट डिजिट लगाकर आंसर एकदम इजी से बता सकते हो। ठीक है, ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है। देखो हमारा मकसद बस आंसर तक पहुंचने का रहता है, और इधर उधर झोलझाल करने से कोई मतलब है नहीं। चलो आगे बढ़ो। 8 नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 8 नंबर सवाल बोल रहा है रेखीय समीकरण के युग्म 5x माइनस 3y बराबर 7 है, 7x प्लस 4y बराबर 18 है, के हलों की संख्या क्या है। इसकी संख्या पूछा है, चलो बता देते हैं। तो ये 5 बटे क्या हो जाएगा 7, और ये माइनस 3/4, तो ये क्या है, ये अनइक्वल है, मतलब इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ इसमें कुछ था नहीं। चलो आगे बढ़ो। 9 नंबर सवाल देखो, एक शंकुकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान है और 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक शंकुकार एक क्या है, एक तंबू है, मान लो इस तरह का तंबू होगा। बोल रहा है एक व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो उसका 5 मीटर स्क्वायर क्या होना चाहिए, वो एक व्यक्ति क्षेत्रफल घेरेगा। मतलब ये नीचे ही तंबू, जो नीचे वाला ही एरिया में खड़ा होगा। तो ये क्या है, ये आपका एक वृत्त है। तो वृत्त का जो है क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब एक व्यक्ति लेगा 5 मीटर स्क्वायर, तो 30 व्यक्ति क्या 5 गुना 30 यानी कि कितने लेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर जो है वो 5 गुना 30 के बराबर हो गया। तो अब बताओ कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके बराबर होगा, तो ये देखो 120 मीटर हवा क्या होना चाहिए, हवा होना चाहिए। तो ये कितने व्यक्ति का हवा होना चाहिए, 120 मीटर हवा होना चाहिए मीटर क्यूब, तो कितने व्यक्ति को 30 व्यक्ति को। तो ये बराबर हो जाएगा एक दूसरे को, और इसके बराबर हमको पता है कितना है, तो 150 है यानी 150 है। तो यहाँ पर 1/3 पाई का मान
नहीं मान नहीं रखना, इसके बराबर तो पता है कितना है 150 है, और गुना h बराबर 120 गुना 30। 30 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में। 5 से ये काटेंगे कितने बार में जाएगा, 24 बार में। तो h बराबर क्या निकल गया, 24 गुना 3 करेंगे कितना निकल गया, 72 मीटर। यानी कि ऊंचाई कितना होना चाहिए, 72 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था, लेकिन इस टाइप के सवाल एक बार हम लोग कर चुके हैं किसी अगले वीडियो में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये 10 नंबर सवाल देखो। 10 नंबर सवाल में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम 34,480 रुपए पर अधिकतम छूट प्रदान करेगी। इसमें कौन सा जो है सबसे अधिक छूट प्रदान कर रहा है। देखो ये क्या है, 7% और 3% का 2 क्रमांकित छूट दे रहा है। सक्सेसिव लगा देते हैं, क्या हो जाएगा 7 + 3, 7 गुना -7 गुना 3/100 कितना हो जाएगा, यहाँ ये 10 हो जाएगा और ये -0.21 हो जाएगा। घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9.79 होगा। ठीक है, % का डिस्काउंट ओवरऑल मिलेगा। ये बस ए में। और बी में देखो, बी का कंडीशन देखो, बी में क्या है 8%, हटा दो %, और प्लस क्या है 2 -8 गुना 2 बटे क्या 100। तो इसमें 10 में 16 घटेगा कितना होगा, 10 में 0.16 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 क्या हो जाएगा 84%। ऑप्शन सी कितना है, ऑप्शन सी है आपका 9.8%। बोल रहा है कि इसमें अधिकतम छूट किसका है, तो अधिकतम छूट तो यही है कि 9.84% इसी में अधिकतम है। तो ऑप्शन में बताओ कौन सा है, तो ऑप्शन में ए नंबर है। ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें बी बता रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है यदि m सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है तो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित है, तो m को 25 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या है 7, 9, 8, 6। तो देखो इसमें जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और ऑप्शन बस ऑप्शन बी ही है जो 9 का मल्टीपल है, खुद 9 हो गया आंसर। अब आप लोग बोलिएगा कैसे हम कर दिए, तो कैसे किए आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ देखो ये क्या है 18 है, इस 18 जो है ये 18 क्या है 9 का मल्टीपल है, और जो भी भाग लगेगा देखो भाग किससे लग रहा है 25 से लग रहा है। 25 का मतलब जो 9 है ये तो 9 रहेगा ही, क्योंकि एलसीएम निकालिएगा तो उस एलसीएम में भी 9 मौजूद रहेगा। ठीक है, और एलसीएम के बाद आप उसको पूर्ण वर्ग बनाइएगा तो उसमें भी 9 मौजूद रहेगा, और जो होगा उसके अंकों का भागफल जो निकलेगा भाग 25 से देने के उसमें 9 है, और जब 9 है तो जो सम होगा अंकों का वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इसी हिसाब से हम बता दिए कि जो आंसर होगा वो 9 होगा। एक बार हम करके भी आपको बता देते हैं। 12, 18 और 15 का एलसीएम निकालो। पहले एलसीएम की कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या को ले लो। सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, तो 3 का स्क्वायर और 9। फिर क्या है 15, 15 को तोड़ो, 3 गुना 5 करेंगे, 3 तो है 5 नहीं है तो 5 को लिख देंगे। अब क्या है 12 है, 12 को तोड़ो, 3 गुना 4 है, तो 3 तो है 4 का यानी 4 नहीं है, यानी कि 2 का स्क्वायर नहीं है। अब देखो ये दोनों तो पूर्ण वर्ग है, ये दोनों 3 का ये स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 5 नहीं है तो अपने मन से 5 से गुना कर दिए। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। अब सबको गुना कर दो, इसको गुना करो क्या हो गया 9 और 4 क्या हो गया 36 हो गया, और इधर कितना है 5 गुना 5 25 हो गया। और जब गुना करोगे 25 छके कितना है 150, 15 बचा। अब 15 या 75 और 15 कितना हो गया 9, 90, यानी कि ये एलसीएम निकल गया, एक पूर्ण वर्ग एलसीएम। अब इसमें बोला जा रहा है कि 25 से भाग दिया जा रहा है। देखो इसमें 9 है, अब देखना 25 से जो संख्या भाग दे रहे हैं तो भाग दिए, तो भाग ये कितने बार में जाएगा 25 या 75, बच गया कितना 15, तो ये कितने बार में गया 6 बार में गया, 6 बार में गया ना। देखो तो ये कितना हो गया 36। तो इसका जो सम पूछ रहा है तो इसका सम क्या हो गया 9। देखो 9 हो गया, तो वही बात बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 18 है, तो 18 को जैसे देखे तो हमारा दिमाग में खटक गया
कि ये 9 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। और ये बात को भी ध्यान रखना है कि जो भाग देने वाली संख्या है वो कहीं 9 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो भाग तो 25 से दिया जा रहा है, मतलब 9 को काटने के लिए कोई संख्या अवेलेबल नहीं है, मतलब जो भी होगा अंकों का जो सम होगा वो 9 से भी कटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब ये इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये क्या है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, इधर क्या है 1 2, यानी कि ऊपर 6 अंक के बाद दशमलव है। अब नीचे देखो 4 5 1 6, यानी कि दोनों जगह बराबर है तो खत्म हो गया, दशमलव का कोई काम नहीं है। इसको लिखते हैं 259 261 बटे 7 गुना 185 और 87। ठीक है, अब देखो काटो, किससे काट रहा है, 7 से इसको काटते हैं, 7 21 और 7 49। 37 से ये कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। ये 37 से ये कितने, 87 से ये कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। कितना हुआ, 3/5। भाग देंगे कि क्या हो जाएगा, 0.6। इस सवाल का यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, इसमें कुछ तो था नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो। 13 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है और 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। तो मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। ये भी अच्छा सवाल है। देखो 5% का छूट का मतलब हुआ कि कोई चीज अगर 20 का है तो वो क्या किया गया है, उसे 19 में बेचा गया, यही है। फिर बोला गया कि 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त दिया गया, मतलब 18 वस्तु है और 14 का पैसा, 18 वस्तु लिया गया लेकिन 14 का पैसा भुगतान किया गया। ठीक है, और ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल उसको 100 के जगह पर 133 मिला, मतलब 33% का बेनिफिट हो गया। सीपी क्या था पता नहीं, और एमपी क्या था पता नहीं, यही तो पता लगाना है कि कितना % अधिक अंकित किया गया है। तो सीपी और एमपी का जो है हम कैसे निकालेंगे, सीपी और एमपी। तो देखो ये 100 में इस दोनों का मल्टीपल कर कर भाग दे देंगे, मतलब 100 भागा 20 गुना 18, ये सीपी निकल गया। फिर एमपी कैसे निकलेगा, इस दोनों का मल्टीपल से, तो 133 में भाग देंगे 19 गुना 14। ठीक है, अब देखो काटा पीटी कर लो, 19 से काटोगे कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में। 7 से ये काटोगे कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से ये काटोगे कितने बार में जाएगा, ये 9 बार में। तो ऊपर क्या हो गया 100 और नीचे क्या होगा, 20 गुना 9 करोगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 100 और 180। तो बताओ ये कितना % अधिक अंकित किया, तो 80% अधिक अंकित किया। यही बात पूछा जा रहा था, कितना % अधिक अंकित किया जाना चाहिए। तो 80% अधिक अंकित करेगा तब उसे जाकर 33% का बेनिफिट होगा। यहाँ देखो पूछा जा रहा है कितना % अधिक अंकित किया, तो 80%। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बताओ कोई समस्या, हमें नहीं लगता है कोई समस्या होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यदि द्विघात समीकरण x² - 4ax + b + 1 बराबर 0 है, तो a और b वास्तविक अचर है का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, मतलब d का जो मान है वो क्या है, वो छोटा है 0 से। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो ये क्या है, b² - 4ac छोटा होगा 0 से। अच्छा b अब कितना है, b है -4a का स्क्वायर, a का मान कितना है 1 है, और c का मान क्या है, c का मान है आपका b + 1। ये सभी छोटा है 0 से। जब इसका गुण क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये 16 ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, b + 1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सभी को 4 से 4 को कॉमन कर लेते हैं और इधर लाकर भाग कर देते हैं। भाग करेंगे तो 0 में तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4a² हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस को अंदर में गुना कर देते हैं, -b - 1, और ये 0 हो गया।
ठीक है, और बी को इस साइड लेके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ जो ऑप्शन में है वो बी इस साइड है, इसीलिए ऑप्शन को हम इस साइड ला रहे हैं ताकि हमारा आंसर इस फॉर्मेट में आ जाए। क्योंकि सॉल्व करते वक्त ऑप्शन को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4a², ये -1 और बड़ा होगा b, इधर भी आ गया। अब देखो इसको हम तोड़ सकते हैं किस रूप में? तो a² - b² पर तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि इस फॉर्मेट में आंसर ही नहीं है, तो इसलिए इसको तोड़ना होगा। तो ये 2a + 1 बटे 2a - 1 छोटा होगा b से। देखो इस टाइप का है कहीं ऑप्शन, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। बताओ कहीं कोई समझने में कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका कितनी होगी? ये माध्यिका आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं और फिर उसके बीच वाले निकाल कर बता देते हैं कि आंसर कौन सा होगा। तो देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? छोटा है 14, 2 बार 14 है। यहाँ देखो यहाँ 14 है, यहाँ 14। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? तो फिर इसके बाद आपका आएगा 29। 29 के बाद कौन सा आएगा? 40 आएगा। 40 के बाद कौन सा आएगा? 48 आएगा। फिर 51 आएगा। फिर कितना है? फिर आपका 50 आएगा। पहले यहाँ देखो 51 से पहले 50 है, तो फिर 51 आएगा। फिर कितना है? फिर आपका है 73, 76, 78 और 89। अब इससे कोई बड़ा है नहीं, हम एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 संख्या इधर लिखे हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ 11 लिखे हैं, तो 5 कर लेते हैं। 2 और 3, 5 हो गया। इधर भी 2 और 3, 5। तो ये जो बीच वाला है यही माध्यिका है। ये क्या है? आपका माध्यिका है। यही पूछा जा रहा था माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका आपका 50 होगा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़िए। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं था, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई बता रहा है तो बेवकूफ बना रहा है आप लोगों को। चलिए 16 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि कुमार को 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। दो अलग अलग कंप्यूटरों पर साथ मिलकर काम करते हैं, तो 110 पृष्ठों के एक असाइनमेंट को टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा? फिर से एक बार हम सवाल पढ़ देते हैं। रवि और कुमार है, एक असाइनमेंट पूरा कर रहा है। रवि को जो है कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे का वक्त लग रहा है, और कुमार को 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटे का वक्त लग रहा है। और 110 पृष्ठ अगर दोनों टाइप मिलकर करेगा तो कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो हम रवि का क्या स्पीड है, तो रवि का स्पीड जो निकालने के लिए 32/6, 32/6 क्या हो गया? यानी कि प्रति घंटा, यानी कि 32/6 प्रति घंटा वो उसका स्पीड है। और फिर कुमार का स्पीड क्या हो गया? कुमार का स्पीड हो गया आपका 40/5, यानी कि 8 पृष्ठ प्रति घंटा हो गया। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 110 पृष्ठ टाइप कराना है। ये 32/6 + 8, ये क्या हो गया? 110। ये 8 6 के 48 और 32 कितना हो जाएगा? 48 और 32 कितना हो जाएगा? 80। और ये /6 होगा, 6 ऊपर चला जाएगा। ये 0 से 0 खत्म, और 2 से काटेंगे 3 बार में, और 2 से काटेंगे 4 बार में। कितना हुआ? 33/4 हुआ। 33/4 हुआ। तो 33/4 को भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा? तो 8 चौके 32 और 1/4 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब देखो इस टाइप में आंसर है नहीं है, यहाँ तो मिनट भी है। तो हम क्या करते हैं कि 1/4 को मिनट में भी बदल लेते हैं। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो इसमें 60 से गुना करेंगे तो भाग लगेगा, कितना हो जाएगा? 15 मिनट हो जाएगा। यानी कि 8 घंटे 15 मिनट का वक्त लगेगा दोनों को मिलकर टाइप करने में। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बताओ, ठीक है सब, आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 17 देखो, सवाल नंबर 17 क्या बोल रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 62 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो साधारण ब्याज जो है पहला वर्ष होता है और ये दूसरा वर्ष होता है, तो 30-30 में बांट देते हैं क्योंकि ये साधारण ब्याज है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 2 बढ़ गया, मतलब इस पर 2 रुपए एक्स्ट्रा मिला, तो ये कितना गुना है, तो आप बोलिएगा ये 2/30 गुना होगा। यानी कि प्रिंसिपल का 2/30 गुना कौन रहा होगा, ये रहा होगा 30। यहाँ से P बराबर क्या निकल गया, P बराबर आपका 450 निकल गया। 2 से काटोगे 15 हो जाएगा, 15 × 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 450। यानी वही पूछा है कि मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन 450 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे रवाना होती है और दूसरे स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचती है। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 8 बजे रवाना होती है और प्रातः 11:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। तो दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। देखो एक जो है स्टेशन ए यहाँ पर है और यहाँ पर स्टेशन क्या है, बी है, और एक ट्रेन है, मान लेते हैं पहला ट्रेन जो है वो 7 बजे यहाँ से रवाना होती है और वो पहुँचती कितने बजे है, पहुँचती है वो स्टेशन बी पर 11 बजे, यहाँ पर वो 11 बजे पहुँच गई। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि स्टेशन बी से 8 बजे, स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन है जो 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे रवाना होती है और वो पहुँचती है कब, 10:30 बजे, 11:30 बजे, कितने बजे, 11:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंच जाती है ये दूसरी ट्रेन। तो देखो यहाँ ना ही हमको डिस्टेंस पता है स्टेशन ए और बी के, तो हम कैसे करेंगे, हम पहला ट्रेन और दूसरे ट्रेन के समय कितना लगा पहले वो लिखेंगे। पहले ट्रेन को कितना समय लगा, 7 बजे खुला, ये 11 बजे पहुंच गया, मतलब 4 घंटे का वक्त लगा। अच्छा, दूसरा ट्रेन को कितना वक्त लगा, तो ये 8 बजे खुली और ये 11:30 बजे पहुंच गई, कितना वक्त लगा, तो 3.5 घंटा लगा। 3.5 घंटे को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब 4 और 7 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा एलसीएम, 28 होगा। ये कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में, ये कितने बार में जाएगा, तो ये 4 बार में गया और 2 से गुना हो गया यानी कि 8। ये 28 क्या हुआ, इस 28 को हम दूरी मान लेते हैं, मतलब ये 28 जो है ए और बी के बीच की दूरी है। देखो ये आप किलोमीटर में भी बोल सकते हैं, यूनिट में भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ बता नहीं रखा है सवाल कि किलोमीटर में है, यूनिट में है, क्या है, तो हम यूनिट में ले लेते हैं। कुछ बता नहीं रखा है तो हम यूनिट में ले, माने 28 यूनिट है दूरी या किलोमीटर है, समझाने के लिए हम आपको किलोमीटर ही बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो इस सवाल को करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ देखो ये ट्रेन, दूसरा ट्रेन कब खुली है, 8 बजे, पहली ट्रेन कब खुली है, 7 बजे। तो इस दोनों के समय को सेम करना है, यानी टाइम को हमको सेम करना है। मतलब जब ये 8 बजे खुल रही है तो इसको भी 8 बजे तक में ये कितना डिस्टेंस तय किया है उसको घटा देना है। तो देखो 8 जब पहली ट्रेन चलेगी और ये जो 7 और 8 निकला है, ये क्या निकला है, स्पीड निकला है, पहली और दूसरी ट्रेन का स्पीड है। ठीक है, ये 7 की स्पीड से चल रही है, ये 8 की स्पीड से। तो पहली ट्रेन अगर 7 की स्पीड से 1 घंटा चलेगी तो कितना डिस्टेंस दूरी तय करेगी, यानी 7 ही दूरी तय करेगी। और टोटल दूरी है आपका कितना, 28, जिसमें 7 कवर हो गया तो बचा कितना, 21। यानी अब ट्रेन आपका यहाँ पर आ गई, 8 बज गया, और ये भी ट्रेन 8 बज गया। अब दोनों का टाइम सेम हो गया। तो जैसे टाइम सेम हुआ तो 21 मान लो 21 किलोमीटर की दूरी है, और 7 और 8 से दोनों मिलकर चलेगा रिलेटिव स्पीड के हिसाब से। तो ये कितना हो गया, 3 से काटेंगे तो 7/5 हो गया। भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में, और ये बटे क्या हो गया, 2/5 हो गया। यानी 1 घंटा 2/5, 1.2/5 घंटा लगेगा। और 2/5 को मिनट में बदल लेते हैं, तो 1 घंटा इसमें 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 बार दूना 24, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट लगेगा, 1 घंटा 24 मिनट। तो 8 बजे के बाद 1 घंटा 24 मिनट लगेगा, मतलब 9 बजकर 24 मिनट में दोनों आपस में मिल जाएगी। यानी ऑप्शन नहीं है,
इसको बना लो 24, इसको मिटा दो, कुछ एरर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कंसेप्ट समझ गए कि नहीं, समझे कि नहीं, पहले बताइए। ठीक है, इस टाइप का एक और सवाल लिए हुए हैं, चलिए आगे भी आप लोगों को थोड़ा इससे अच्छा सवाल है, उसमें इसी टाइप का सेम सवाल है। 19 नंबर सवाल कीजिए। 19 नंबर सवाल में क्या है, देखो इस सवाल को जैसे हम देखें तो हमको इस सवाल को क्या करना है, डिग्री में, डिग्री देखकर इसका डिग्री क्या है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखो इस सवाल का डिग्री क्या है, तो देखो यहाँ पर डिग्री क्या है 2 है, यहाँ पर डिग्री क्या है 2 है, यानी कि इस सवाल का डिग्री 2 है। अब देखो किस ऑप्शन का डिग्री 2 है, क्या इसका डिग्री 2 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 0 हो गया, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, ये नहीं होगा। ये कितना, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिग्री है, ये 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये डिग्री से किया है, अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि हमको समय बचाना है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं, 3 पर पावर 4 लिखते हैं और इस पर पावर कितना है, 3/4 है। फिर क्या है, डिवाइड, 3 पर पावर 3 लिखते हैं और इस पर 2/3 है पावर पर, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो ये क्या हो गया, 3 पर पावर 3 और ये क्या हो गया, /3 पर स्क्वायर, तो ये 2 है और ऊपर 3 है, तो बचा कितना, 3, 1 3 बचा। सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसे आप आंखों में कर सकते थे। चलिए, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमांकित दूरियां तय करती है, तो इस दूरी में कार की औसत चाल क्या है। देखो इसकी दूरी का हमको कोई मतलब नहीं है, हम खुद दूरी को एज्यूम कर लेंगे। 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा, सभी का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, ये 6 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में। कितना है, 4 है, तो इसके जो भी एलसीएम है उसको 4 गुना कर दो और इसके सभी को सम कर कर इसमें भाग दो। 6 3 9 2 11 और 1 12, तो ये कितना हो गया, 20। तो ये 20 क्या हो गया, 20 किलोमीटर पर घंटा इसका एवरेज हो गया। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। चलो इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं। देखो 22 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 22 नंबर सवाल बोल रहा है पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 72 मिनट 51 मिनट में भर सकता है। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी को 34 मिनट में भर जाए। ठीक है, चलो करते हैं, अच्छे सवाल है। ये कितना मिनट लग रहा है, पाइप ए को 72 मिनट, बी को कितना लग रहा है, 51 मिनट। अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मेथड से करते हैं, तो देखो इसको हम क्या करते हैं, 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये 24 बार में। ये जाएगा कितने बार में, 17 बार में। अब तो नहीं कटेगा, अब इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, 24 गुना 17, और जिससे काटे हैं उसमें ही गुना कर दो, तो यही एलसीएम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। इधर लिख देते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 गुना 17 गुना, और जिस संख्या से काटे हैं उस संख्या को गुना कर दो। तो 3 से काटे थे, 3 को गुना कर दिए, यही एलसीएम निकल जाएगा। यानी कि 24 गुना 17 गुना 3, यही एलसीएम निकल गया। इस सभी को मिटा देते हैं इधर। ठीक है, अब 72 को इसमें भाग दो, 72 में भाग दोगे तो कितना निकलेगा, 17। इसको इससे भाग दो, कितने बचा, 24 बचा। अब सभी को गुना कर दो इधर, तो देखो गुना करोगे तो 17 गुना 3 करोगे कितना हो गया, 51। 51 गुना फिर 24 करो, तो 24 का 24 हो गया, हाथ में 2 रहा, 24 पंचे 120 और 2 कितना हुआ, 122 हो गया। तो यही टोटल क्या निकला, ये वर्क निकला। ये टोटल वर्क कह लो या टोटल टंकी का कैपेसिटी कह लो। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि ए को बंद कर दिया जाता है, तो ए को बंद किया जाता है लेकिन बी तो चालू रहता है, और टंकी जो टोटल है वो 34 मिनट में भर रहा है, मतलब 34 मिनट तक बी चला होगा। ठीक है, तो 34 मिनट तक बी चलेगा। देखो बी का निकालते हैं कि बी कितना पानी भरेगा, तो 34 मिनट तक बी चलेगा और
और कितने की एफिशिएंसी से चलेगा, 24 की एफिशिएंसी से। तो देखो ये कितना पानी डाल देगा, 24 गुना 34 करो तो 24 गुना 4 करोगे तो 96 होगा, 9 बचा। और 24 या 72 और 9 कितना हुआ, 72 9 आपका हो गया 72 9 91 हो गया, नहीं सॉरी 81 हो गया। कितना हो गया, 81 हो गया। यानी इतना लीटर पानी नल बी भरा है, ठीक है। और टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना, इतना है 1224 है। तो 1224 में 816 घटा दो, तो घटाओगे तो बचेगा कितना, घटाओ इसमें घटाओ 816 घटाओगे तो कितना बच रहा है, तो ये बचेगा आपका 8, ये 0 बचा, ये 4 बचा, यानी कि 408 लीटर बचा हुआ है। अभी 408 लीटर कौन भरा होगा, ये 408 लीटर जो है टैंकी आपका नल ए भरा होगा। नल ए कितने की स्पीड से भरता है, 17 की स्पीड से। 17 दूना 34, 17 चौके 68, यानी कितना मिनट वो चला होगा, 24 मिनट। 24 मिनट चलेगा और वो बंद कर दिया जाएगा उससे, तब जाकर टंकी 34 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो 23 नंबर सवाल देखो। 23 नंबर सवाल में क्या है कि ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये काम करते हैं, 3 समीकरण है, ऑप्शन पुट कर लेते हैं, क्योंकि 3 समीकरण को सॉल्व करना थोड़ा आसान नहीं होगा। एक्स का मान निकालना, वाई का मान निकालना, जेड का मान निकालना, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन ए को उठाते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, 5/x का मान क्या है, 5/3, और वाई का मान क्या है, -5/3, और जेड का मान क्या है, 6 है। तो यहाँ पर रखते हैं, x का मान 5/3 रखेंगे और y का मान -5/3, तो ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए तो फॉलो कर रहा है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी देखो, ये 4/3 है और -4/3 है, ये 5 है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 6 है। अब ये देखो, ये -4/3 है, ये 4/3 है और ये 6 है, ये हो सकता है। यहाँ पर रखोगे, इसमें मान रख कर चेक कर सकते हो। फिर ये देखो, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ -6 है। बच गया कौन, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। अब इस दोनों को एलिमिनेट करना होगा, कौन सा सही होगा। तो एक काम करो, समीकरण 2 में अब मान रख के देखो। तो ऑप्शन ए को समीकरण 2 में रखते हैं। तो 2 में रखेंगे तो 2x का मान क्या है, 5/3, ठीक है, और माइनस यहाँ क्या है, x का मान -5/3 है, तो इसको +5/3 कर देते हैं, ठीक है। और प्लस कितना है, 6 है, और बराबर हमको 14 पुराना है, यही पुराना है ना, इसी के बराबर है ना, 14 के बराबर पुराना है। तो ये 10 हो गया और ये 15 में, और नीचे कितना है, ये हर बराबर है तो अंश जुट जाएगा। ऊपर 10 हुआ, 5 15 हो गया, भाग देंगे, 5 हो गया, 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब ये नहीं होगा। तो जो बच गया, कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी इस सवाल का यही आंसर होगा। जल्दी करो और निकलो यहाँ से, ठीक है, टाइम इसमें अधिक नहीं देना। चलो 24 नंबर देखो। 24 नंबर में क्या है, हमसे पूछा है जेड का निकटतम मान बताना है। ये समीकरण दिया हुआ है, एक्स का मान भी बता रखा है, कितना है, 69 पर पावर कितना है, 0.07 है। तो रखो 69 पर पावर 0.07 है, और पावर में क्या है, जेड है, तो इसमें मल्टीपल हो जाएगा, जेड बराबर। वाई का मान क्या है, तो 69 पर पावर 69 पर पावर है 0.67, और कितना है मल्टीपल, 7 है। तो देखो दोनों का बेस बराबर हो गया, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी 0.07 गुना जेड, यही है, बराबर क्या है, 0.67 गुना 7। देखो इधर कितना अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, इधर कितना है, 2 अंक के बाद, यानी दशमलव खत्म हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया। तो जेड बराबर बच गया क्या, 67, यानी कि यही पूछ रहा था कि जेड का मान क्या होगा। जेड का मान क्या हो जाएगा, 67, यानी 67। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। चलो जल्दी यहाँ से निकलो, आगे बढ़ो। देखो यही सवाल है जो उसमें हम अभी एक 2 टाइम एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन हम ले लिए हैं इस सेट में। इसलिए लिए हैं, इस सवाल को जब देखें क्योंकि आपके रिसेंट एग्जाम कांस्टेबल में आया हुआ था। हम क्वेश्चन सेट कर चुके थे, लेकिन जब देखे इस सवाल को तो बोले नहीं, ये सवाल को कराना जरूरी है, कहीं रिपीट ना हो जाए, और रिपीट 100% ही रिपीट होगा। देखो इसमें क्या बोला है कि रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 6:15 AM पर निकलती है और उसी दिन
स्टेशन एन पर 3:15 PM पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 8:15 AM पर निकलती है और उसी दिन स्टेशन एम पर 2:15 PM पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, उसमें भी यही पूछा जा रहा था। कीजिए आप लोग। देखो मान लेते हैं ये स्टेशन एम है, ठीक है, और स्टेशन ये एन है, और ट्रेन नेम क्या है, ट्रेन नेम ए है। पहला ट्रेन ए है जो कितने बजे खुल रही है, ये खुल रही है आपका 6:15 AM पर खुल रही है, बता रखा है। ठीक है, और किधर चल रही है, इधर चल रही है। और ये पहुंच कितने बजे रही है, पहुंच रही है एन पर, स्टेशन एन पर 15 PM पर पहुंच रही है। ठीक है, पहुंच गए। फिर एक दूसरी ट्रेन है जो बी है, दूसरी ट्रेन कौन है, बी है, जो ये कितने बजे चल रही है, ये खुल रही है स्टेशन एन से, स्टेशन एन से 8:15 AM पर खुल रही है ना, AM पर खुल रही है, AM पर खुल रही है। ठीक है, और ये पहुंच कब रही है, पहुंच रही है 2:15 PM पर स्टेशन एम पर पहुंच रही है, यहाँ स्टेशन एम पर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों ट्रेन कब मिलेगी, कब दोनों ट्रेन आपस में मेल खाएगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, सबसे पहले हम दोनों पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच का समय कितना लगा है वो ज्ञात करना रहेगा। तो पहला ट्रेन यानी कि पहला ट्रेन ए कितना समय लग रहा है, देखो 6:15 AM पर खुल रही है, 3:15 PM पर पहुंच रही है। तो देखो PM और AM कब बदलता है, जब 12 बजे के बाद समय गुजरता है। मतलब अगर इसको 12 बजे तक ले जाएं, 6:15 को 12 बजे तक जाएं तो कितना समय हो रहा है, तो 5 घंटा 45 मिनट हो रहा है। तो 12 बजे के बाद 3:15 यानी कि 3 घंटा 15 मिनट उधर लगा और 12 बजने तक 5 घंटा 45 मिनट लगा। टोटल कितना हुआ, 9 घंटा। यानी पहला ट्रेन को कितना समय लगा, 9 घंटा। अब देखो दूसरा ट्रेन को कितना समय लगेगा, देख लो ये 8:15 AM में खुल रहा है, तो इसको 12 बजने में कितना टाइम लगेगा, तो 12 बजने में इसे 3 घंटा 45 मिनट लगेगा। अब फिर 12 बजने के बाद 2 घंटा 15 मिनट चला है, मतलब कितना हो गया, यानी कि 6 घंटा हुआ। दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 18 होगा। ये 2 बार में गया, ये 3 बार में गया, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखो ये क्या है, ये है 6:15 और ये है 8:15, तो टाइम को बराबर करना होगा। तो 2 घंटा चला देते हैं ट्रेन ए को पहले ही, तो 2 घंटा चलेगा, तो इसका स्पीड ए का क्या है, 2 है, तो 2 घंटा चलेगा तो 4 कवर कर लेगा, तो बचेगा कितना, 14। इस 14 को दोनों मिलकर करेगा, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। भाग देंगे कितना होगा, 2.4/5 घंटा लगेगा। तो 4/5 को मिनट में बदल लेते हैं, 2 घंटा, इसमें 60 से गुना करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 बार में, और ये 4 चौके 48 हो जाएगा। 2 घंटे 48 मिनट का वक्त लगेगा। तो 8 तो बजा, उसके बाद 2 घंटे 48 मिनट लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा, तो 8 और 2 10 हो गया, और 15 और 48 कितना हो गया, 63 हो गया। मतलब क्या हो गया, 10 घंटा इधर हो गया और उधर 63 हो गया। 63 मिनट थोड़ा होता है, तो उसमें हम 1 घंटा इधर ले आएंगे, 60 मिनट को इधर ले आएंगे तो घंटे में बदलेगा। मतलब 11:03 AM पर ट्रेन दोनों आपस में मेल खाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बताओ सवाल कर मजा आया कि नहीं। चलो आगे चलो, देखो 26 नंबर सवाल देखो। 2 मित्र, राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, और राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है, और रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है। तो माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है, तो माया देवी की आयु ज्ञात कीजिए। ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखो
राम प्लस रवि, राम प्लस रवि का जो है आयु का अंतर कितना है, आयु का अंतर बता रखा है कितना है, 7 वर्ष है। यही बता रखा है कितना है, 7 वर्ष है। राम की माता की आयु माया देवी, माया देवी, माया देवी जो है वो राम की आयु का कितने गुना है, तो ये 3 गुना है, ये 3 गुना कर लिए। फिर बोला जा रहा है, फिर बोला गया रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुना है। रवि की आयु जो है अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुना है, मतलब ये 1 है तो इसका ये 4 गुना है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है, इसमें और इसमें, इसके बीच का डिफरेंस जो है वो 65 वर्ष है। सवाल बोल रखा है यहाँ देखो 65 वर्ष। तो हम क्या करते हैं, इसमें x से गुना कर देते हैं, इसमें भी x से गुना कर देते हैं, इसमें y से गुना कर देते हैं, इसमें y से गुना कर देते हैं। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 3x माइनस वाई बराबर कितना बता रखा है, 65 बता रखा है। कितना बता रखा है, 65 बता रखा है। और देखो राम और रवि के बीच का अंतर कितना है, तो राम का क्या है, x है, और रवि का क्या है, रवि का 4y है। अंतर कितना है, 7 है। हम क्या करते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 12y बराबर कितना होगा, 21 होगा। अब इसको इसमें घटा देते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो ये कट जाएगा इससे, और इसमें ये घटेगा तो कितना बचेगा, 11y, और ये कितना बचेगा, ये 44 बचेगा, यानी कि 65 में 21 घटेगा तो y बराबर कितना निकल गया, 4 निकल गया। y बराबर 4 निकल गया। तो अब x का मान निकाल लेते हैं, तो इस समीकरण में y का मान रख देते हैं, तो 3x, तो y तो इधर चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, सॉरी 61 कहते हैं, जुड़ जाएगा ना, तो ये 69 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 23 हो गया। हमसे पूछा क्या है, दोनों मान हम निकाल लिए, हमसे पूछा है माया देवी की आयु क्या है, माया देवी की आयु क्या है, 3x है, तो x का तो मान निकाल लिए हैं, कितना है, x का मान 23 है, 23 से गुना कर दिए, कितना हो गया, 69 ईयर। कितना वर्ष की होगी माया देवी, 69 वर्ष की होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 27 नंबर सवाल देखो, 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पष्ट करते हैं, तो उसकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, वो भी सेंटीमीटर में। देखो दो है, दो वृत्त है, एक वृत्त बड़ा है, एक वृत्त उससे छोटा है, और इस पर जो लाइन है इसकी लंबाई पूछा जा रहा है। इसके बराबर डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े होंगे, 2r1 इंटू r2, इसी में लगा देते हैं फार्मूला, 2 इंटू 18r1 और r2 कितना है, 12। ठीक है, अब इसको 18 को खोलते हैं, तो खोलेंगे तो क्या होगा, 6 गुना 3 गुना 12 को खोलेंगे 6 गुना 12। अब ये दोनों बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, 2 6 मिलकर 1 6 बाहर निकलेगा, और ऑलरेडी 2 है तो 2 गुना 2 6 करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 6 12 हो जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, ये 3 और 2 बच गया, 6 बच गया, तो यही सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो। 28 नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल बोल रहा है किसी वस्तु को 832 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य में बेचना होगा, बताओ। देखो सिंपल बात बता रहे हैं, इस टाइप का कभी भी सवाल आए, इस दोनों को जोड़ लो, 2 से भाग दे दो, इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 0 होगा, और कितना होगा, या 8 होगा, और कितना होगा, 12 होगा, इसमें 2 से भाग दे दो, कितना हो गया, 640। अब 640 को ही वो बेचना चाहता है 50% का लाभ, मतलब 3/2, तो काटोगे तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये 320 बार में, 320 गुना 3 करोगे कितना हो जाएगा, 960 रुपये में बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो। सवाल नंबर 29 करो। सवाल नंबर 29 क्या है, सवाल नंबर 29 है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 3726 रुपये है और ब्याज दर 15% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो हम क्या करते हैं, इसमें ट्री मेथड से बनाएंगे इसको। ठीक है, 15% को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन बदलते हैं,
कितना हो गया 3/20। तो 20 का है, 2 वर्ष बोला है तो 2 वर्ष यानी 20 का स्क्वायर कर देंगे। कितना कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। कितना हो गया? 400। चलो इसको नीचे करते हैं, यहाँ करते हैं, 20 का स्क्वायर करते हैं, कितना? 400। तो अब क्या करते हैं, अब इसका 15%, इसका 15%, तो 3/20 है तो इसका 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका 60 हो जाएगा। और इसका अगर 15% निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब फिर इसका 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हमको बता रखा है ये पहला वर्ष का हुआ, ये दूसरा वर्ष का हुआ। अब इसको जोड़ दो, इसको कितना हुआ? 69। यानी यही 69 बराबर बता रखा है कि दूसरे वर्ष का इतना ब्याज है। यानी कि 69 बराबर, इधर लिखते हैं 69 यूनिट ले लेते हैं। 69 यूनिट बराबर बता रखा है कितना है? 3726 है, ये बता रखा है हमें। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि धनराशि यानी कि 400 बराबर चाहिए। तो 3726 बटे 69 बटे कितना? 400। तो ये कितने बार में जाएगा? देखो लगभग में 5 बार में काटते हैं, तो 5 बार में काटेंगे 9 बजे 45 यानी 345 होगा 5 बार में। तो बचा कितना? बचा आपका 345 घटेगा इसमें 72 में 45 घटेगा तो ये कितना बचेगा? घटा लो, 45 घटाओगे तो कितना बचेगा? ये 7 बचा और ये 2 यानी कि 27 बचेगा। कितना बचेगा? 27 यानी कि 276 होगा। 276 ये कितने बार में कटेगा? तो ये आपका 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये 54 गुना 400 करो, 54 गुना 400 करोगे ये 16 और ये 21 हुआ। कितना हुआ? 21,600। यानी कि जो उसका मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा? 21,600। काफ़ी अच्छा सवाल था, ट्री मेथड से इजीली से एकदम इजी तरीके से हम लोग कर पाए। चलो 30 नंबर, ये मॉक टेस्ट का ये आखिरी सवाल है, करो और बनाओ। देखो ये सवाल क्या है? 10 मीटर लंबा एक खंभा छेदित जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर तिरछा टिका हुआ है। तो ज्ञात कीजिए कि खंभे का पाद दीवार से कितने मीटर दूर है। देखो बता रहा है कि ये एक दीवार है और ये जमीन है, इस पर एक खंभा गिरा हुआ है, ऐसे टिका हुआ है। ठीक है, इसके लंबाई बता रखा है 10 मीटर है और जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और ये जो है A और B टिका हुआ है, A और B बता रखा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि पाद बिंदु यहाँ से पूछ रहा है यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है से पूछा जा रहा है। तो बताओ 30 के सामने वाला क्या होता है? 1 मानते हैं। 60 के सामने वाले क्या मानते हैं? √3। 90 के सामने वाला क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। तो ये कितना गुना है? ये 5 गुना है। तो ये भी 5 गुना होगा क्योंकि इसी के बराबर पूछ रहा है। तो 5 गुना √3। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। सेट समाप्त हुआ। अब बताएं कि आप लोग आपका कितना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितना आप लोगों से बना और कितना नहीं बना। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। और देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कर दिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए वीडियो को। और जो आपके चाहने वाले दोस्त हैं, आपका यार, आपका प्यार, उसे भी फॉरवर्ड कीजिए कि लो ये वीडियो देखो और पढ़ो। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह धमाकेदार क्लास के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।